अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात का एक और सनसनीखेज केस सुनते हैं। वो मौसम सरमा का एक अबर आलूद दिन था। आसमान स्याह बादलों से ढका हुआ था और सबसे बूंदाबांदी का सिलसिला जारी था। पिछले 3-4 रोज से सूरज की शक्ल देखने को नहीं मिली थी। बरसात, और वो भी मौसम सरमा की सर्दी की शिद्दत में किस कदर इजाफा कर देती है, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं। सच्ची बात तो यह है कि मैं इन दिनों बोरियत महसूस कर रहा था और इस बोरियत की वजह भी बड़ी माकूल थी। इस थाने में तैनात हुए मुझे लगभग 6 माह होने को आए थे, लेकिन अभी तक हाथ पांव को जहमत और दिमाग को काम में लाने का कोई मौका नहीं मिल सका था। इक्का दुक्का छोटे मोटे लड़ाई झगड़े के सिवा किसी किस्म की कोई शिकायत मुझ तक नहीं पहुंची थी। पता नहीं इस इलाके के लोग जुर्म से नाआशना थे या फिर उन्होंने शराफत से जिंदगी गुजारने का तहैया कर लिया था। ये एक सेहतमंद और नाकाबिले यकीन सी सूरत हाल थी, क्योंकि इंसान खैर और शर के मजमूए का नाम है। जहाँ इंसान बसते हैं वहाँ जुराइम भी होते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी छोटे कहीं बड़े। ऐसा तो मुमकिन नहीं इस दुनिया का कोई खित्ता यूटोपिया का नक्शा पेश करने लगे। मैंने अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ वक्त गुजारा है। गुज़िश्ता चंद रोज़ से मैं हाथ पर हाथ रखे बैठा था। इस बेकारी ने मेरी बेजारी को महमेज कर दिया और शदीद सर्दी की लहर होने पर सुहागे का काम करने लगी। मैं इन्हीं उकताहट आमेज़ ख्यालात से बरसरे बेकार था कि हवलदार रब नवाज मेरे कमरे में दाखिल हुआ। सलाम करने के बाद उसने कहा, मलिक साहब, आज फिर सूरज की छुट्टी ही समझे। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं पहले ही बेजार बैठा था, उल्टा इसी से सवाल कर डाला। हालांकि इसने ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं की थी। वो कदरे वजाहती लहजे में बोला, वो जनाब, मेरा मतलब यह है कि आसमान पर काली घटाएं कब्जा जमाए बैठी हैं और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में सूरज कहाँ मुंह दिखाएगा? एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने इजाफा करते हुए कहा, रात को बारिश का कहीं नामो निशान नहीं था। लगता है कि आखिरी पहर शुरू हुई है। सुबह खुली तो ये जारी थी। ठीक कहते हो रब नवाज, मैंने अदम दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहा। इसी वक्त बादल जोर से गरजे और बारिश की रफ्तार में कदरे इजाफा हो गया। हवलदार ने दरवाजे के बाहर निगाह दौड़ाई और ख्याल अफरोज लहजे में बोला, मलिक साहब, आज जुमेरात है, कहीं ये बारिश तूल न खींच जाए। सुना है कि जुमेरात के दिन शुरू होने वाली बारिश एक हफ्ता तो ले ही लेती है। सुना तो मैंने भी यही है, मैंने कहा, और 1-2 मरतबा देखने का मौका भी मिला है। अब पता नहीं ये एक इत्तेफाक था या इस सुनी सुनाई ही में सदाकत है। आज इस फार्मूले को भी चेक कर लेते हैं। हवलदार थोड़ी देर तक बड़ी महवियत से बरसती बारिश को देखता रहा, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, मलिक साहब, बरसात को देखते हुए मेरे जहन में भी एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया? मैंने चौंक कर उसकी जानिब देखा। बस जनाब, अगर आप हाँ करें तो मज़ा आ जाएगा। वो दबे दबे जोश के साथ बोला, दरअसल मैं इस वक्त आपके पास इजाज़त लेने ही आया था। मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, रब नवाज, तुम बात को उलझा क्यों रहे हो? पहले अपना आइडिया बयान करो, इजाज़त की बात बाद में होगी। जनाब, थाने में वैसे भी कोई काम दाम तो है नहीं, वो वजाहत करते हुए बोला। अगर इस मौसम में चिड़े पकड़े जाएं तो कैसा रहेगा? मैंने हैरत से इसे देखा और पूछा, ये आइडिया आया है तुम्हारे जहन में? बस जनाब, आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। वो उम्मीद भरी नज़र से मुझे देखने लगा। सच्ची बात तो ये कि इसका आइडिया सुनकर मुझे हंसी आ गई थी, लेकिन मैंने इस हंसी को मुस्कुराहट में बदलने नहीं दिया और कदरे सपाट लहजे में कहा, रब नवाज, लगता है कि तुम अपनी तनख्वाह हलाल करने के लिए अब मुजरिमों के बजाय परिंदों को पकड़ना चाहते हो। इन बेचारों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो जनाब, हलाल जानदारों को खाना ऐन सवाब का काम है। वो किसी फलसफे की तरह गर्दन हिलाते हुए बोला, और चिड़े भी हलाल हैं और इस मौसम की ज़रूरत भी है। ठंडे ठार मौसम में ये जिस्म में आग लगा देते हैं। मैंने टोकरे और रस्सी का बंदोबस्त कर लिया है, सिर्फ आपकी इजाज़त का इंतज़ार है। बल्कि मैं तो इन्हें पकाने का भी इंतज़ाम कर चुका हूँ। एक लम्हे को रुककर उसने मज़ीद बताया, आप तो जानते हैं कांस्टेबल शौकत का घर इधर थाने के नज़दीक ही है। उसने अपनी घरवाली से चिड़े पकवाने की जिम्मेदारी ले ली है। यकीन करें, रानी के हाथ में बड़ा स्वाद है, खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाता है। मैं पहले भी रानी के हाथ का पका हुआ खाना खा चुका हूँ।
मैंने तेज नजर से हवलदार को घूरा। वो जिस बेतकल्लुफी से मुझसे बात कर रहा था, ये मेरी ही दी हुई छूट थी। मैं अपने थाने के अमले के साथ हमेशा दोस्ताना फिजा में काम करता हूँ। अफसरी झाड़ने के बजाय अगर बाहमी मेल ताल के साथ काम किया जाए तो मेरे ख्याल में कारकर्दगी पर बड़ा गहरा मुस्बित असर पड़ता है। हवलदार अपनी बात खत्म करने के बाद उम्मीद अफजा नजर से मुझे देख रहा था। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, इसका मतलब है कि इस साजिश में कांस्टेबल शौकत भी शामिल है और किसी हद तक उसकी बीवी रानी भी। सच पूछे तो जनाब, थाने के पूरे अमले ही की ख्वाहिश है कि बेकार बैठने से बेहतर है कि इस लजीज और दिलचस्प तफरीह से महसूस हुआ जाए। वो संजीदगी से बोला, इन सब ने मुझे अपना तर्जुमान बनाकर आपके पास भेजा है। इस थाने में खासा कम अमला था। मेरे अलावा एक हवलदार और एक एएसआई और 4-5 कांस्टेबल्स थे। यहाँ के हालात और ज़रूरत ऐसी नहीं थी कि मैं मज़ीद नफरी का तकाजा करता। इस बरसते दिन ने अगर इन चंद अफराद को एक मोहम्मदी तफरी सुझा दी थी तो फुर्सत के लम्हात में इस तफरी में हिस्सा लेना कबाहत अंगेज नहीं था। मैंने इन लोगों को टोकरा लगाकर शिकार करने के लिए इजाज़त दे दी, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हुई। मैंने खकार कर गला साफ किया और हवलदार रब नवाज की तरफ देखते हुए संजीदगी से कहा, देखो भाई, मैं तो जमहूरियत का कायल हूँ, मुस्बित नताइज की हामिल जमहूरियत। जमहूरियत के नाम पर बेतदाली और बदामाली नहीं। तुम सब लोग एक पल्ले में चढ़ बैठे हो तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। जाओ अपना शौक पूरा कर लो, लेकिन कोई बदअमनी देखने में ना आए। आखिरी जुमला मैंने तंबीही अंदाज में अदा किया तो खबरदार जल्दी से बोला, आप फिक्र ही ना करें मलिक साहब, आज का लंच इंशाल्लाह चिड़ों के साथ होगा। चिड़े पकड़ने, पकवाने और खाने का सिलसिला तुम लोग खुद तक ही महदूद रखो तो अच्छा है। बेहतर जनाब, वो फर्मा बरदारी से बोला और खुशी खुशी रुखसत हो गया। ठीक 15 मिनट के बाद वो एक मरतबा फिर मेरे सामने खड़ा था, लेकिन यकसर मुख्तलिफ तासुरात के साथ। इसके चेहरे पर जोश के बजाय तकद्दुर झलकता था। मैंने हैरत भरी नज़र से उसे देखा और इस्तफसार किया, कितने चिड़े पकड़ लिए रब नवाज? इस प्रोग्राम को तो अब कैंसिल ही समझे जनाब, वो मायूसी से बोला। मैं सीधा होकर बैठ गया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? एक भीगा भागा बड़ा चिड़ा थाने आ गया है, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, और अपने साथ इतनी बुरी खबर लाया है कि चिड़ों के शिकार के बजाय अब हमें कातिल की तलाश में निकलना होगा। कातिल की तलाश? मैं चौंक उठा। ये तुम क्या कह रहे हो रब नवाज? जवाब में हवलदार ने दरवाजे की जानिब मुंह फेर कर आवाज लगाई, साका, अंदर आ जाओ, मलिक साहब को अपनी जबान से सारी बात बताओ। मैं बेसाख्ता बाहर की तरफ देखने लगा। दयानतदारी से फर्ज की बजावरी कोई आसान काम नहीं, और मौसमों की शिद्दत इस अदाई को और भी मुश्किल बना देती है। मैं मूसलाधार बारिश में हवलदार रब नवाज के साथ जाए वकुआ पर पहुंच गया, जो हमारे थाने से ज़्यादा फासले पर नहीं थी। वारदात की इतला लाने वाला इसाक उर्फ साका नामी वो शख्स भी हमारे हमरा आया था। हम लहलहाते खेतों से गुजरकर पैदल ही मौके पर पहुंच गए। साका ने मुझे बताया था कि उधर पुराने खेत के पास एक औरत की लाश पड़ी है। वहाँ निस्फ दर्जन अफराद पहले से मौजूद थे। अगर मौसम साफ और खुश्क होता तो ये तादाद दुगना और 3 गुना हो सकती थी। इन अफराद ने खुद को भीगने से बचाने के लिए मुख्तलिफ हीले वसीले अपना रखे थे। एक दो के हाथों में मुझे छतरियां भी नजर आईं। कुछ ने गर्म चादरों की बुक्कल मार रखी थी और एक आध ने मोम जामे को बुरके के माने दौड़ रखा था। हम भी मुनासिब बंदोबस्त के बाद थाने से रवाना हुए थे। इस वक्त दिन के 11 बजे थे। बारिश के जोर में थोड़ी कमी आ गई। मैं पहली फुर्सत में मकतूल की लाश की जानिब मुतवज्जा हो गया। पहली ही नज़र में मुझे अंदाज़ा हो गया कि ज़िंदगी को मौत की पनाह इख्तियार किए काफ़ी घंटे गुजर चुके थे। वो गंदमी रंगत की हामिल एक खूबसूरत औरत की लाश थी। उम्र लगभग 27 साल रही होगी। चेहरे में बेपनाह जाज़बियत और कशिश पाई जाती थी। मुझे यकीन था कि ज़िंदगी में इसने बेशुमार मर्दों के दिल उथल पुथल किए होंगे। वो मुतनासिब कद, जरखेज बदन की मालिक एक जाज़िब नसर और दिलकश औरत थी, मगर इस वक्त इसका सारा हुस्न, कशिश और रानाई मट्टी में मिलकर रह गई थी, और ये मट्टी बारिश के पानी के साथ मिलकर कीचड़ की सूरत इख्तियार करती चली जा रही थी। इस औरत की लाश को देखकर मेरे जहन में कमल की कीचड़ में खिलने का तस्वुर उभरा था। मैं उकड़ू बैठ गया और झुककर उसकी लाश का मुआयना करने लगा। उसकी खोपड़ी बुरी तरह मुतासिर हुई थी। अकबी हिस्से में एक बड़ा घाव दिखाई दे रहा था। वो किसी कुल्हाड़ी या टोके का इंतहाई मुहलिक वार था और खोपड़ी को बुरी तरह खोल गया था। उसके अलावा इस औरत के जिस्म के सामने वाले हिस्से पर भी इसी नोयत के कदरे कम संगीन जख्म देखने को मिले।
मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ कि खोपड़ी के अक़बी हिस्से में लगने वाला वार ही इसकी मौत का सबब बना होगा। वो बड़ा खौफनाक और कारी वार था। मैंने लाश को उलट पुलट कर अच्छी तरह देखा। इसके हाथ और पाँव पर कोई जख्म दिखाई न दिया। इसका यही मतलब था कि इस औरत को अपने बचाव करने की मोहलत नहीं मिली थी। ज़्यादातर जख्म इसकी पुश्त पर आए थे। सुबह से जारी बारिश ने चाय वकुआ पर अच्छी खासी अफरा तफरी का समा पैदा करके तफ्तीशी अमल को मुश्किल बना दिया था। मैंने एक मरतबा फिर बगौर लाश का जायजा लिया, लेकिन कोई नई बात सामने न आई। इस बदनसीब के बदन पर फूलदार फलालेन का गर्म सूट था, पाँव में बंद जूती और सर पर सफ़ेद टासे की चादर जो ज़मीन बोस होते वक्त सर से ढलक गई थी। लिबास पर खून के धब्बे नजर नहीं आ रहे थे और उसकी दो वजूह थीं। अव्वल, बारिश ने सफाई सुथराई का अच्छा खासा काम निपटा दिया था और दोयम, औरत के लिबास की ज़मीन सुर्ख थी जिसमें नन्हे मुन्ने सफ़ेद फूल बने हुए थे। लाश की जामा तलाशी से कोई काबिल जिक्र शे बरामद न हुई। मैं उठकर खड़ा हो गया और चाय वकुआ का तफसीली जायजा लेने लगा। इस औरत की लाश मतरू कुएं के करीब पड़ी थी। मज़कूरा कुएं से पानी निकालने का सिलसिला काफ़ी अर्से पहले ख़त्म हो चुका था। इसके नज़दीक ही बेरी का एक घना दरख्त इस्तादा था, जिसके नीचे एक हैंडपंप नस्ब था, जिसे आम ज़बान में नलका भी कहा जाता है। इससे आगे दूर तक सरसब्ज़ खेत लहलहा रहे थे। बारिश का सिलसिला 5-6 घंटे से पिछले 5-6 घंटे से जारी था, लिहाजा खुरे का तो सवा सत्यानाश होकर रह गया था। मैंने आलाए कत्ल की तलाश में इर्द गिर्द का सारा इलाका बारीक बीनी से देख डाला, मगर कामयाबी हाथ न लगी। इसके बाद मैंने हवलदार को चाय वकुआ का नक्शा तैयार करने की हिदायत की और ख़ुद वहाँ मौजूद लोगों की तरफ मुतवज्जा हो गया। मौका और हालात ऐसे नहीं थे कि मैं वहाँ खड़े खड़े इन लोगों के बयानात कलमबंद करना शुरू कर देता। हवलदार भी महज याददाश्त की खातिर मखसूस इशारे रकम कर रहा था, ताकि बाद में इनकी मदद से तफसीली नक्शा बनाया जा सके। मैंने वहाँ मौजूद लोगों से लाश की शनाख्त के सिलसिले में इस्तफसार किया, लेकिन उन्होंने लाइल्मी का इजहार कर दिया। वो इस औरत को नहीं जानते थे। इन लोगों का ताल्लुक करीबी बस्तियों से था। मैंने इन्हें ताकीद की कि वो बारिश थमते ही थाने आकर अपना बयान लिखवा दें। फिर मैंने थोड़ी तगोदो के बाद लाश को थाने पहुँचाया। आइंदा आधे घंटे में लाश की मुमकिन शनाख्त हो गई। जाय वकुआ से इस औरत की लाश को एक चारपाई पर डालकर थाने पहुँचाया गया था। सबसे नज़दीकी बस्ती का नाम सलामपुरा था। मैंने चारपाई इसी बस्ती से मंगवाई थी। चारपाई को उठाकर जो 4 अफराद थाने तक लाए, इनमें से एक का नाम गुलाम सफदर था और इसी शख्स ने ख्याल जाहिर किया कि उसने मज़कूरा औरत को कहीं देखा है। कहीं? कहाँ देखा है तुमने इसे? मैंने इससे पूछा। गुलाम सफदर काम का बंदा निकल आया था, इसलिए मैंने इसे अपने कमरे में बुलाकर बाकी 3 की छुट्टी कर दी थी। इन 3 में से एक तो इस वाक़े की इत्तला लाने वाला साका मोची था। वो नाजिम बस्ती का रहने वाला था। बाकी 2 अफराद के नाम सलीमुल्लाह और ज़मान थे। इन दोनों का ताल्लुक एक करीबी महल फरीदाबाद से था। मैंने इन तीनों को फारिग करने से पहले इनका बयान ले लिया था, जिसमें कोई अहम और मुफीद बात सामने न आ सकी। अलबत्ता गुलाम सफदर की ख्याल आराई ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैं सवालिया नज़र से इसे देख रहा था। वो बोला, मुझे याद पड़ता है कि मैंने इस औरत को उधर क्वार्टरों में देखा है। क्वार्टरों में? मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। तुम्हारा इशारा कहीं उन क्वार्टरों की तरफ तो नहीं जो टेक्सटाइल मिल्स के मुलाजमीन के लिए बनाए गए हैं? वो जल्दी से बोला, आहो जी, मैं इन्हीं क्वार्टरों की बात कर रहा हूँ। तुम वहाँ क्या लेने गए थे? मैंने पूछा। मेरा मतलब है कि मकतूल के घर जाने का तुम्हें कैसे इत्तेफाक हुआ? इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे तकने लगा, फिर मिस्कीन सी सूरत बनाकर बोला, थानेदार जी, मैं सीधा साधा देहाती बंदा हूँ। आपने ढेर सारे सवाल एक साथ पूछे हैं। मेरी तो खोपड़ी घूम कर रह गई है। समझ में नहीं आ रहा पहले किस सवाल का जवाब दूँ। इस सिलसिले में तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैंने तसल्ली बख्श लहजे में कहा। तुम कहीं से भी शुरू हो जाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे बयान से अपने मकसद की बात निकाल लूँगा। वो कदरे मुतमईन नज़र आने लगा। फिर उसने बताया कि वो मज़कूरा औरत से कोई जान पहचान या ताल्लुक़ वास्ता नहीं रखता था। हाँ, 12 नंबर क्वार्टर में भी वो इसे इसलिए दिखाई दे गई थी कि 11 नंबर क्वार्टर में से 2-4 मरतबा जाने का इत्तफाक हुआ था। वहीं से इसने इस औरत की झलक देखी थी। 11 नंबर क्वार्टर में तुम्हारा कौन रहता है? मैंने पूछा। तुम वहाँ किससे मिलने गए थे? गुलाम सफदर ने जवाब दिया, वहाँ मेरा एक दोस्त करामत हुसैन रहता है।
क्या करामत हुसैन भी टेक्सटाइल मिल्स में काम करता है? जी हाँ, वो पंपिंग के शोबे से वाबस्ता है, उसने बताया। मैंने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा, गुलाम सफदर, तुम्हें मेरे साथ इसी वक्त क्वार्टर की तरफ चलना होगा। बारिश में जी? उसका अंदाज मुतामिलाना था। मस्कूरा क्वार्टर्स थाने से लगभग 1 मील के फासले पर थे और ये कोई ज्यादा फासला नहीं था। मैंने इसके तामुल को देखते हुए कदरे सख्त लहजे में कहा, गुलाम सरवर, क्या तुम नमक के बने हुए हो? ना जी, मैं तो मिट्टी का पुतला हूँ, वो जल्दी से बोला। अगर तुम चाहते हो कि मिट्टी के पुतले ही रहो तो जाने के लिए तैयार हो जाओ, मैंने सख्त अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, वरना मैं किसी तफ्तीशी तरकीब से तुम्हें सर्कस का पुतला बना दूंगा। माफ़ी दे दें सरकार, वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, वरना मेरी क्या मजाल थानेदार साहब कि मैं आपकी किसी बात से इनकार करूं। चले जी, बारिश का क्या है, ये तो होती ही रहेगी। वैसे भी कपड़े पानी पानी तो हो ही गए हैं। गुलाम सफदर सलामपुरा का रहने वाला था, जो मेरे थाने से शुमाल में वाक़ था। सलामपुरा से मस्कूरा क्वार्टर्स ज़्यादा दूर नहीं थे। मैं चाहता तो गुलाम सफदर के बगैर भी उधर का रुख कर सकता था, लेकिन मैं फ़िलहाल इसकी खलासी नहीं करना चाहता था। लाश को पहचानने के बाद वो मेरे लिए आम लोगों की बनिस्बत अहम हो गया था। मैंने एएसआई हबीबुल्ला को अपने पास बुलाकर इसके सिलसिले में खुसूसी हिदायत दी और हवलदार को साथ लेकर क्वार्टर्स की तरफ रवाना हो गया। इस वक्त तक बारिश कदरे कम हो गई थी, ताहम हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी था। हवलदार रबनवाज खासा दिल शिकस्ता नजर आ रहा था। वो ऐसा मौका था कि हंसी मजाक के मूड में कोई भी नहीं हो सकता था, मगर हवलदार की संजीदगी में मायूसी का अंसर भी शामिल था। मैंने इसे नॉर्मल करने के लिए छेड़ा, क्यों भाई रबनवाज, कितने आ गए तुम्हारे टोकरे के नीचे? उसने खजालत आमेज नजर से मुझे देखा और बोला, मलिक साहब, आप भी मजाक कर रहे हैं? क्या मुझसे पहले भी किसी ने कहा है? मैंने हैरत भरे अंदाज में कहा। उसने आसमान की तरफ देखा और खामोश हो गया। मैं समझ ना पाया कि वो आसमान का मुरद इल्ज़ाम ठहरा रहा था, या फिर बारिश से नाराज था, और या फिर आसमान वाले से शिकवा करना था। मैंने कहा, रबनवाज, अगरचे इमरजेंसी काम ना निकल आता तो इस वक्त तुम चिड़ों के सालन का लुत्फ उठा रहे होते। बहरहाल चिड़े हमारा इलाका छोड़कर कहीं भागे नहीं जा रहे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम अपना ये शौक पूरा कर लेना, दुखी होने की ज़रूरत नहीं। पर जनाब, जो मज़ा बरसती बारिश में है वो किसी और वक्त में कहाँ? उसने कहा, तुम्हारी पेशगोई के मुताबिक तो ये छतरी कम से कम 1 हफ्ता चलेगी। वो एक तवील सांस खारिज करके एक मरतबा फिर खामोश हो गया। मैंने इससे मजीद छेड़छाड़ का इरादा तर्क कर दिया। वो एक कतार में बने हुए 12 क्वार्टर्स थे। इन क्वार्टर में जिंदगी बसर करने वाले अफराद जिस मिल में काम करते थे, हम इसका नाम ताज टेक्सटाइल मिल्स फर्ज कर लेते हैं। मस्कुरा फैक्ट्री मेन जीटी रोड पर वाक़ थी। इसके अकब में एक वसीवरीज मैदान था, जिसमें नाकारा मशीनरी के अलावा दीगर मुताले का सामान भी पड़ा रहता था। मैदान के बेशतर हिस्से पर खुदरो घास ने डेरा डाल रखा था। इस मैदान के बाद वो क्वार्टर्स तामीर किए गए थे। मैदान चूँकि चौहदी में बंद था, लिहाजा क्वार्टर्स के सामने 10-12 फीट की एक गली सी बन गई थी। इन क्वार्टर्स के अकब में ताहत देने का सरसब्ज़ व शादाब खेतों का सिलसिला दराज था। हम ठीक 12:15 बजे क्वार्टर नंबर 12 के सामने खड़े थे। इस वक्त तक बारिश थम गई थी, ताहम घर के सामने गली में अच्छी खासी कीचड़ हो रही थी। कोने में दीवार के साथ 2 भैंसें बंधी थीं। इन जानवरों को मौसम की सख्ती से महफूज रखने के लिए 8 फीट ऊंचा छप्पर डाल दिया गया था। मैंने हवलदार को दरवाजे पर दस्तक देने का इशारा किया तो गुलाम सफदर ने मुझसे कहा, थानेदार साहब, अब आप मुझे तो इजाज़त दें। मैंने आपको 12 वाली चाची के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। मैं रास्ते में मुख्तलिफ सवालात करके इस बंदे को अच्छी तरह खंगाल चुका था। वो मेरे लिए मजीद किसी अफादियत का बायस नहीं बन सकता था, लिहाजा मैंने इसे छुट्टी दे दी। ताहम ये ताकीद भी कर दी कि वो बाद में थाने आकर अपना मुफस्सिल बयान ज़रूर दे। वो मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद 11 नंबर क्वार्टर की तरफ बढ़ गया, जहाँ गुलाम सफदर के मुताबिक उसका एक दोस्त करामत हुसैन रिहाइश पजीर था। दूसरी दस्तक के जवाब में 12 नंबर का दरवाज़ा थोड़ा सा वाह हुआ और निस्वानी आवाज़ में इस्तफसार किया गया, इस वक्त में कौन आ गया? चाची, तुम दरवाज़ा तो खोलो, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, मैंने कहा। इस वक्त मैं और हवलदार यूनिफॉर्म में थे, जो अच्छी खासी भीग चुकी थी। मेरी बात ख़त्म होते ही वो दरवाज़ा पूरी तरह खुल गया। एक पस्ता कामत स्याह रो औरत के चेहरे पर
निगाह पड़ी। हमें देखते ही वो वहशतज़दा लहजे में बोली, हाय रब्बा, पुलिस! पुलिस के लाम को उसने मुमकिन हद तक खींचा था। मैंने एक लम्हे में अंदाज़ा लगा लिया, उसका खौफ मसनूई नहीं था। उसकी उम्र 50-55 के दरमियान रही होगी। रंगत और कामत का जिक्र मैं ऊपर कर चुका हूँ। वो एक मजबूत काठी की मालिक सेहतमंद औरत थी। इससे पहले कि वो घबराकर दरवाज़ा बंद कर देती, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा, चाची, फिक्रमंद होने या डरने की ज़रूरत नहीं, हम तुम्हें एक बुरी खबर सुनाने आए हैं। हाय, मैं मर गई। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। बुरी खबर? क्या हो गया है जी? मैंने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मेरा नाम मलिक सफदर हयात है और मैं तुम्हारे इलाके के थाने का इंचार्ज हूँ। तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। किस जुर्म में थानेदार जी? वो खौफजदा नज़र से मुझे देखने लगी। मैंने कहा कि फ़िलहाल तुम्हारे जुर्म का तयन नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हें एक लाश की शनाख्त के लिए थाने ले जाना चाहता हूँ। लाश? वो मुतहिश अंदाज में हकलाई। हमें उधर खेतों में से एक औरत की लाश मिली है, मैंने वजाहत की। हमें पता चला है कि वो औरत 12 नंबर क्वार्टर में रहती थी। अब तो मेरी बात तुम्हारी समझ में आ गई ना? वो उलझी हुई अंदाज में बोली, 12 नंबर में तो मैं कल्लम कल्ली रहती हूँ जी, या फिर मेरा बेटा थैला तुफैल इधर रहता है। मैं किसी औरत को नहीं जानती। नहीं जानती हो तो जान लोगी, हवलदार ने कदरे सख्त लहजे में कहा। इसकी लाश उधर थाने में रखी है, तुम हमारे साथ चलो। मैंने कहा, चाची, मैंने अच्छी तरह तसल्ली करने के बाद ही तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाया है। अगर तुमने किसी हेर फेर से काम लिया तो मैं तुम्हारे पड़ोसियों को यहाँ बुला लूँगा, जिन्होंने कत्ल होने वाली इस औरत को तुम्हारे घर में देखा है। अरे, कहीं आप पीनो की बात तो नहीं कर रहे? वो चौंके हुए लहजे में बोली। मुझे उसका नाम मालूम नहीं, मैंने कहा। फिर पूछा, ये पीनो कौन है? 12 वाली चाची ने जवाब देने से पहले ही 11 नंबर क्वार्टर का दरवाज़ा खुला और एक औरत ने वहां से झांका और हमारी तरफ रुक करके चाची से कहा, चाची, तुम्हारी किराएदारनी को किसी ने कत्ल कर दिया है। फिर इस दरवाजे में से गुलाम सफदर बाहर आ गया। इतला देने वाली औरत का नाम नबीला मालूम हुआ। वो करामत हुसैन की बीवी थी। करामत हुसैन इस वक्त काम पर गया हुआ था। लगता था कि गुलाम सफदर और नबीला दरवाजे के साथ लगे हमारी बातें सुन रहे थे। गुलाम सफदर ने नबीला को इस वाक़े के बारे में बता दिया होगा। परवीन उर्फ पीनो के बारे में पता चला कि वो 12 वाली चाची की किराएदार थी। मैं चाची को साथ लेकर थाने पहुंचा और उसने लाश को देखते ही शनाख्त कर दी। कत्ल होने वाली औरत पीनो ही थी। मैं चाची को अपने कमरे में ले आया। वो खासी परेशान और खौफजदा थी। मैंने उसे एक कुर्सी पर बैठने को कहा और ठहरे हुए लहजे में दरियाफ्त किया, पीनो को किसने कत्ल किया है? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती जी, थानेदार साहब, वो सहमी हुई बोली। मैंने चंद लम्हे उसकी आंखों में देखा और कहा, यह कैसे हो सकता है कि तुम मकतूल पीनो के कत्ल के बारे में कुछ ना जानती हो, जबकि वो तुम्हारी किराएदार थी। इसके हालात तुमसे ढके छुपे नहीं होंगे। रब दी सो, मैं झूठ नहीं बोल रही, चाची, मिन्नतामेज लहजे में बोली। पीनो 4 माह पहले हमारे घर से चली गई थी। इसके बाद से मैंने इसके बारे में कुछ नहीं जानती और न जाना है। आप यकीन करें, इसके कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं। अगर आपको मेरी बात का एतबार ना हो तो मैं कुरान पाक की कसम खाने को तैयार हूँ। कस्में खाने की ज़रूरत नहीं चाची, मैंने सख्त लहजे में कहा। जो लोग जितनी ज़्यादा कस्में खाते हैं वो उतने ही बड़े झूठे होते हैं। सच्चे आदमी को अपनी बात साबित करने के लिए कसम की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आपको मेरी बात का यकीन कैसे आएगा? वो अजीब से लहजे में बोली। मैंने कहा कि तुम्हें दयानतदारी से मेरे सवालात के जवाब देना होंगे, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अच्छा जी, पूछें आप। मैं खशखाश बराबर भी झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने पूछा, तुमने बताया कि पीनो 4 माह पहले तुम्हारे घर से चली गई थी। तुम्हें यह भी पता होगा कि वो कहाँ गई थी? इसे मौलवी जी अपने साथ ले गए थे। कौन मौलवी जी? मैंने इस्तफसार किया। मौलवी निज़ाम शाह। वो मौलवी जी के साथ क्यों चली गई थी? मैंने इस्तफसार किया। वो इसके क्या लगते हैं? लगते तो कुछ नहीं जी, बस हमदर्दी का रिश्ता समझ लें। हमदर्दी? मैंने हैरत से इसे देखा। पीनो को मौलवी जी की हमदर्दी की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? चाची ने एक बोझल सांस खारिज की और कहने लगी, बस थानेदार साहब, मैं आपको क्या बताऊं, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसे कदम कदम पर हमदर्दों और हमदर्दियों की ज़रूरत पड़ती रहती है। हाय बेचारी पीनो। इतना कहकर वो खामोश हो गई। मैंने कुरेद जारी रखी और पूछा, क्या पीनो तुम्हारे पास अकेली रहती थी? तुमने ये क्या बात की कि जिसका दुनिया में कोई नहीं होता? थानेदार जी, पीनो अपने घरवाले के साथ लगभग 3 साल तक मेरे घर में रही है, चाची ने बताया। इस दौरान में कोई दिन ऐसा गुजरा होगा जब इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा न हुआ हो। वो एक लम्हे को रुकी, फिर दुखी लहजे में बोली,
फिर एक रात इस नामुराद साबू ने उसे तलाक दे दी। साबू गालिबन पीनो के खाविंद का नाम है। वो खामोश हुई तो मैंने पूछा, हाँ जी। इसने एक बड़ी सी हामी भरी। वो क्या कहते हैं ना, मोमिना ते करतूता काफिरा। इसी बदबख्त का नाम था साबिर, लेकिन करतूत बिल्कुल शैतानों वाले। एक नंबर का गुंडा मवाली और ज्वारी था। पीनो की बदकिस्मती ने उसे साबू के पल्ले बांध दिया था। मैंने उसके अदा करदा मुहावरे की तसी करना जरूरी नहीं समझी और काम की बात की तरफ आते हुए कहा, चाची तुमने बताया कि मौलवी जी की पीनो से कोई रिश्तेदारी नहीं है। जब साबिर उर्फ साबू ने उसे तलाक दे दी तो वो मौलवी जी के साथ क्यों चली गई? क्या वाकई दुनिया में इसका और कोई भी नहीं था? जहाँ तक मैं जानती हूँ इस हमातल का कोई भी नहीं था जी। मौलवी जी किस मकसद से इसे अपने साथ ले गए थे? इद्दत की मुद्दत गुजारने, उसने बताया। इद्दत की मुद्दत? मैं इस सनसनीखेज इंकिशाफ पर उछल पड़ा। क्या तलाक के बाद पीनो किसी और से शादी की ख्वाहिशमंद थी? जी थानेदार साहब। किससे? मैंने तेज लहजे में पूछा। वो जी बात दरअसल ये है कि वो बेचारी तो नहीं चाहती थी, लेकिन साबू ने किसी तरह इसे राम कर लिया और वो दोबारा शादी पर तैयार हो गई। मैं तुम्हारा मकसद नहीं समझ सका चाची, मैंने उलझन ज़दा अंदाज में कहा। बोलो। पहले तो साबू ने पीनो को तलाक दे दी, फिर खुद ही किसी से इसकी शादी करवाने भी उठ खड़ा हुआ। किसी और से नहीं जी, वो तो खुद ही दोबारा इससे शादी करना चाहता था, चाची ने बताया। लेकिन मौलवी जी ने कड़ी शर्त लगा दी थी। कैसी शर्त? मैंने इस्तफसार किया। वो बोली, वो क्या होता है जी, हलाला। अच्छा अच्छा, मैंने मायना खेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। तो मौलवी जी हलाला करने पीनो को अपने साथ ले गए थे? जनाब, मेरे घर से जाने के बाद क्या वाकयात पेश आए, मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानती, वो सरासीमा लहजे में बोली। इस रात के बाद मैं कभी पीनो से मिली और न ही साबू की सूरत मुझे नजर आई। मौलवी जी से भी आमना सामना नहीं हुआ। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, पीनो को तलाक देने के बाद साबू सख्त परेशान और शर्मिंदा था। वो दोबारा इसके साथ पहले जैसी जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन इस मौके पर मौजूद अफराद मौलवी जी को पकड़ लाए। उन्होंने सारी बात सुनी और फतवा जारी कर दिया कि पीनू साबू की बीवी नहीं रही और वो दोनों एक छत के नीचे नहीं रह सकते। अगर वो ऐसा करेंगे तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजरिम होंगे। इन्हें इस गुनाह कबीरा के इर्तिकाब से बचना चाहिए। साबू मौलवी जी के कदमों में गिर गया और इनसे मिन्नत की कि वो मियाँ बीवी के मिलाप की कोई राह निकालें। मौलवी जी ने वाज़ेह अल्फाज में इन्हें बताया कि अगर वो दोबारा मिलना चाहते हैं तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है हलाला। इसकी बात ख़त्म हुई तो मैंने कहा, ये मौलवी निज़ाम शाह कहाँ रहते हैं? इधर नज़दीकी एक कॉलोनी है, मुमताज़ कॉलोनी, चाची ने बताया। मौलवी जी वहाँ की मस्जिद में रहते हैं। इस रात वो इत्तेफाक से 5 वाली के घर ख़त्म देने आए थे। वापसी में देर हो गई, फिर इन्हें मेरे घर में बुला लिया गया। मैंने मज़ीद कोई सवाल करने से पहले अपनी एक उलझन दूर करना चाही और 12 वाली चाची से पूछा, ये 12 वाली और 5 वाली क्या होता है? क्या आप लोग किसी का नाम नहीं पुकारते हो? किसी किस्म की कोई मुमानियत है? कोई रोक टोक और पाबंदी नहीं है जी, चाची ने बताया। दरअसल हमने अपनी आसानी और सहूलत के लिए क्वार्टर के हवाले से एक दूसरे को बुलाना शुरू कर दिया है। ये कोई ख़ास बात नहीं है। 12 वाली चाची, मैंने मखसूस अंदाज में इसे मुखातिब किया, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बशीरा बीबी, उसने जवाब दिया। मैंने कहा, बशीरा बीबी, तो मुझे इस रात पेश आने वाले वाक़यात तफसील से सुनाओ। जब साबू ने पीनो को तलाक दे दी थी और अज़ां बाद मौलवी जी हलाला वगैरह के चक्कर में पीनो को अपने साथ ले गए थे। अभी तक जो हालत व वाक़यात मेरी पहुंच में आए थे वो खासे उलझे हुए और नाकाफ़ी थे। मैं मौलवी निज़ाम शाह की तरफ जाने से कबल बुनियादी मालूमात हासिल कर लेना चाहता था और मज़कूरा चाची बशीरा से ज़्यादा और कोई शख्स मुझे फराहम नहीं कर सकता था। वो चंद लम्हे खामोश बैठकर अपने जहन में बिखरे हुए ख्यालात को मुजतमा करती रही, फिर खंगाल कर गला साफ करते हुए बोली, थानेदार जी, मैं आपको पूरी बात बता देती हूँ, लेकिन वादा करें इसके बाद आप मुझे घर जाने की इजाज़त दे देंगे। मेरी मजें भूखी हैं, मैंने इनके लिए चारे पट्टे का बंदोबस्त करना है। वो अल्लाह की बंदी इन मुसीबत ज़दा लम्हात में भी अपने ढोर ढंगर को नहीं भूली थी। मैंने इसकी तसल्ली की खातिर कह दिया, ठीक है, चली जाना। वो मुतमईन अंदाज में मुझे देखते हुए बोली, शुक्रिया थानेदार जी, बस अब तुम जल्दी से शुरू हो जाओ। और वो शुरू हो गई। बशीरा बीवी को उस क्वार्टर में रहते हुए एक तवील अरसा गुजर गया था। 6 साल पहले उसके शौहर का हादसाती तौर पर इंतकाल हो गया था। इसका खामिद मतलूब हुसैन ताज टेक्सटाइल मिल्स में ऑपरेटर था।
और अपने फराइज की बजावरी के दौरान ही में किसी तकनीकी खराबी के सबब उसकी जान चली गई। फैक्ट्री का मालिक एक हमदर्द और खुदातरस इंसान था। उसने बशीरा की माली मदद तो की, उसके साथ ही उसे ताहयात इस क्वार्टर में रहने की इजाज़त भी दे दी। बशीरा का एक ही बेटा था, 14 साल तुफैल उर्फ थेला। वो एक एबनॉर्मल लड़का था। लिखाई पढ़ाई के बजाय उसका सारा दिन खेलकूद और आवारागर्दी में गुजरता। उसकी खेलकूद भी लाइनी और बेमकसद होती, ताहम वो बशीरा की आंख का तारा था। शौहर की अब्दी जुदाई के बाद उसकी दुनिया थेले तक महदूद होकर रह गई थी। बशीरा ने बर वक्त अक्लमंदी से काम लिया। फैक्ट्री की तरफ से उसे जो रकम मिली, उसने कुछ रुपए बचाकर अपनी बाकी रकम से 2 सेहतमंद दूध देने वाली भैंसें खरीद ली थीं। उसका ताल्लुक एक रवायती देहात से था। उसके बाप ने बहुत सारी भैंसें पाल रखी थीं, लिहाजा बशीरा पालतू जानवरों और मवेशियों को संभालने का खूब तजुर्बा रखती थी। मज़कूरा 2 भैंसों का दूध निकाल कर वो फरोख्त कर देती। इस तरह इसे अच्छी खासी आमदनी हो जाती, जिससे इसकी और इसके बेटे की बड़ी मुनासिब गुजर बसर हो रही थी। इन भैंसों से हासिल होने वाला दूध 12 क्वार्टर ही में खप जाता था, लिहाजा इसे ज़्यादा तगोदो न करना पड़ती। 12 नंबर क्वार्टर गली के आखिरी सिरे पर वाक़ होने के सबब कार्नर क्वार्टर था, लिहाजा इसके 2 कमरे थे। इसी तरह क्वार्टर नंबर 1 भी 2 कमरों पर मुश्तमिल था। बाकी 2 से 11 तक तमाम क्वार्टर्स सिर्फ एक बड़े कमरे के हामिल थे। कुशादा सहन, वसी बरामदा इसके अलावा था। बशीरा बीवी की ज़रूरत एक कमरे तक महदूद थी, लिहाजा इसने दूसरे कमरे को किराए पर उठा दिया। वाज़ेह रहे कि इन क्वार्टर्स में बसने वाले तमाम अफराद ताज टेक्सटाइल मिल्स में बाकायदा काम नहीं करते थे। बाज़ लोगों ने अपने नाम क्वार्टर अलाट करवाने के बाद अपने किसी रिश्तेदार को दे रखे थे या फिर किराए पर उठा दिए थे और ख़ुद किसी दूसरी जगह रहते थे। पाकिस्तानी भाई रोज़े अव्वल से इस किस्म की मनसूबाबंदियों के माहिर हैं और ये सिलसिला आज तक जारी है। बशीरा के मुताबिक 3 साल पहले साबू और परवीन मियाँ बीवी की हैसियत से उसके पास आए और साबू ने उसके घर का एक कमरा किराए पर लेने की बात की। चाची बशीरा, साबू ने कहा, मुझे पता चला है कि तुम्हारे घर का एक कमरा खाली है जो पहले तुमने किसी को किराए पर दे रखा था। मैं वो कमरा लेना चाहता हूँ। हमारी नई नई शादी हुई है। बशीरा ने सरतापात दोनों का जायजा लिया। वो इसे नए नए मियाँ बीवी लगे। उसने साबू से पूछा कि तुम लोग आए कहाँ से हो? हमारा ताल्लुक नौशहरा बरकां से है, साबू ने बताया। इधर तुम लोगों का कोई घर नहीं मिला? उधर रहकर क्या करूँगा चाची, साबू ने बुरा सा मुँह बनाकर कहा। रोजगार तो इधर है, मैं इधर रहूं और पीनो उधर, ये तो कोई बात ना हुई। बीवी को तो अपने खाविंद के साथ ही रहना चाहिए ना। वो एक लम्हे को रुका, फिर राजदाराना अंदाज में बोला, दरअसल हम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं। गांव वालों की मेहरबानी और शमूलियत से हमारी शादी हो गई। अब मैं पीनो को तने तनहा नहीं छोड़ सकता। आप तो खुद बहुत समझदार हैं। बशीरा को इन दोनों से हमदर्दी महसूस हुई। उसे साबू की सुनाई हुई कहानी पर यकीन तो आ गया, ताहम इसने अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर पूछ लिया, तुम उधर क्या काम करते हो? मजदूर आदमी हूँ चाची, साबू ने अपने तवाना बाजू फैलाते हुए कहा। खुद भूखा मरूंगा और न ही तुम्हें किराए के सिलसिले में कोई परेशानी होने दूंगा। मैं हर किस्म का काम कर लेता हूँ। राजमिस्त्री के काम से लेकर सब्जी मंडी में नौकरी तक उठा लेता हूँ। साबू की वजाहत ने न सिर्फ बशीरा को मुतमईन कर दिया, बल्कि वो इसकी जफाकशी और मेहनती मिजाज से भी मुतासिर हुई। वो चूँकि खुद भी एक सख्त कोश औरत थी, इसलिए भी साबू की बातों का उस पर ज़्यादा असर हुआ। उसने हतमी लहजे में कहा, देख साबू, तुमसे पहले मैंने जो किराएदार बसा रखा था, इससे मैं पूरे 15 रुपये किराया लेती थी। तुम्हारे साथ मैं इतना कर सकती हूँ कि किराए में कोई इजाफा ना करूँ। तुम भी मुझे 15 रुपये ही दे देना। चाची, कुछ तो कम करो, साबू ने कहा। ना बाबा, इसमें कोई कमी नहीं होगी, बशीरा ने दो टोक अंदाज में कहा। क्या लेना है तो ले लो, वरना तुम्हारी मर्जी। मैं कमरा खाली रख लूँगी, लेकिन 15 से 1 रुपया भी कम नहीं लूँगी। थोड़ी सी रद्दोकत के बाद साबू इस किराए पर तैयार हो गया। बशीरा ने तंबीही अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, और किराया मुझे 7 तारीख तक मिल जाना चाहिए। मिल जाएगा, वो उगताए हुए लहजे में बोला, वरना तुम हमारा सामान उठाकर बाहर फेंक देना। अगले रोज से साबू और पीनो इसके घर के एक कमरे में किराएदार की हैसियत से आन बसे।